अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ेब एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक। प्रोग्राम का नाम है टेक टॉक और आज के एपिसोड में भी कुछ खास होने जा रहा है क्योंकि आजकल मेरी मुलाकात हो रही है सर शाहिद के स्टूडेंट्स के साथ और सर शाहिद के तवस्सुल से वो मुलाकात हुई। बहुत सारे एआई के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और मैंने सर को पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपके स्टूडेंट के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ और करना चाहता हूँ। एंड देन अगेन सर ने मुझे काफ़ी रिसोर्सफुली इन सब लोगों से मिलवाया, इंट्रोडक्शन करवाया, हर एक टॉपिक के हर एक जिस लाइक टॉपिक के ऊपर हमारी डीपली डिस्कशंस हुई। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। हमने बात की अल्जाइमर पे, हमने बात की ट्यूमर्स के ऊपर और हमने बात की जी हाँ रेटिनोपैथी के ऊपर जो कि डायबिटिक पेशेंट्स को होती है। तो आज हमारे पास एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा सब्जेक्ट है। हादसात बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में होता है, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा हमें महफूज फरमाए रोड के हादसात से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जी हाँ वो है ट्रैफिक साइन डिटेक्शन। तो उसके लिए मेरे साथ आज मौजूद है स्टूडियोज में नोमान अबू बकर साहब और वली खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। काफी सीरियस क्यों लग रहे हैं? नहीं ट्रैफिक पुलिस में तो जॉब नहीं मिल नहीं रही? नहीं ये ढूंढ रहा है शायद इसको मिल घर में जाए। ढूंढ रहा चले अल्लाह खैर करे। अच्छा, ये बड़ा ही जबरदस्त क्योंकि कहते हैं कि कोई भी अर्ली चीज साइन डिटेक्शन हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। जी। पाकिस्तान में बहुत सारे मामलात खराब हो जाते हैं जब ट्रैफिक का मामला, क्योंकि खुदा न खासा आप देखें पाकिस्तान में व्हीकल्स का जो नंबर है, नंबर ऑफ व्हीकल से बढ़ चुके हैं, चाहे वो बाइक हो, कार्स हो, बसेस हो या लॉन्ग व्हीकल्स हो। और दूसरा मसला, जब वो रोड पे आती है तो खुदा न खासा कोई उल्टी सीधी टर्निंग भी हो जाए तो जी। पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है, या खुदा न खासा कोई ट्रैफिक सिग्नल बंद है, वो बंदा या क्रॉस करने के चक्कर में तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो आपका बेसिक आइडिया क्या है और किस तरह वो इवॉल्व हुआ, इसमें क्या क्या करना था, क्या था बेसिकली? आप सेंट्रल आइडिया खुद बताएं। बेसिकली जैसे हम लोग अगर मुल्तान वगैरह में जैसे फॉग वगैरह हो जाती है तो उसमें क्या होते हैं, ड्राइवर को डिटेक्ट करने में मसला वगैरह होता है। तो जैसे अभी देखने में मसला होता है आपके, जैसे क्योंकि धुंध जो पंजाब में फैली हुई है, ये सब फैली हुई है, तो ये सिस्टम जो हमने बनाया है इसके बेसिकली बेसिस ही ये था कि आपके फॉगी इन्वायरमेंट्स या थोड़ा सी जो कुछ जैसे इमेज दूर से आ रही है ताकि जल्दी डिटेक्ट कर पाए। अब ये ज़रूरी नहीं ये अब हमारा ट्रैफिक साइन को कर रहा है, लेकिन इसको हम और रिफाइन भी कर सकते हैं कि गाड़ी को डिटेक्ट करे, बंदे को डिटेक्ट करे। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि क्योंकि अब हमारे पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि सारे स्मार्ट सिस्टम वाली गाड़ियाँ आ रही हैं जिसके अंदर बहुत सेंसर आपके डिटेक्ट करते हैं, प्रॉक्सिमिटी डिटेक्ट करते हैं, वो सब करते हैं। तो इससे ये हो सकता है कि गाड़ी खुद डिटेक्ट करेगी सामने कोई चीज़, जैसे अगर बंदे को खुद नज़र नहीं आ रही तो इस सिस्टम के साथ वो देख सकती है कि आगे कोई चीज़ है, कोई ऑब्स्टिकल आ रही है, तो उसको आपको कोई एक्शन लेना है। तो इससे आपके जैसे आप कहते हैं हादसा, ट्रैफिक एक्सीडेंट, ट्रैफिक जैम्स, ये सब बच सकते हैं। और अगर जैसे ट्रैफिक लाइट भी हो तो चालान से भी बंदा बच सकता है कि तो बेसिकली तो ये है, हमने इसलिए ज़्यादा फोकस किया ड्राइविंग वगैरह जो ड्राइवर्स होते हैं तो उनके लिए बेहतरी ला सके हमारे उससे। सही। अच्छा, पाकिस्तान में ये अक्सर मामलात होते हैं जो डंपर्स वगैरह, कार्गो वगैरह चलाते हैं वो ड्राइवर। जी। तो आपने स्पेसिफिकली उसी मार्केट को टच करते हुए देखा है या रूटीन में जैसे हम ट्रेवल कर रहे होते हैं, हम अपनी गाड़ियों में एक शहर से दूसरे शहर जा रहे होते हैं या हाईवेज की तरफ खाना वाना खाने जाते हैं, ऑब्वियसली हादसा तो ऐसी जगहों पर ज्यादा कर होते हैं। तो आपने किस स्पेसिफिकली व्हीकल्स को देखते हुए? अभी तो रूटीनली नॉर्मल व्हीकल्स आपकी सेडान्स हो गई, नॉर्मल घर की गाड़ियाँ, वो सब हैं। इसके अंदर रिफाइंड और भी कर सकते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि अभी जो हमने बेसिकली मॉडल को फिट किया है वो साइंस और ट्रैफिक लाइट्स और इन सब कुछ किया है कि इन चीज़ों को ट्रैक करके वो बता दे कि ये यहाँ पे मौजूद है। लेकिन वही बात है कि इसके अंदर अगर आप कोई और पैरामीटर्स डालेंगे मॉडल के अंदर या कोई और इनपुट डालेंगे तो उसके ऊपर भी वो फिर आपको आउटपुट दे सकता है। तो अब हम जब ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो ये आ रहा है कि ये जो चीज़ जब डिटेक्ट की जाती है, मैंने ये देखा है कि एआई में भी कैमरा डिटेक्ट करती है। जी जी। तो आप क्या इसके लिए रिसोर्स यूज करेंगे? ऑब्वियसली एक फोन तो है, वो आपकी जेब में, तो वो तो किस तरह आपको बता सकता है, या गाड़ी है, उस गाड़ी में सेंसर है, समझ में आता है, ठीक है, वो भी किसी साइन को रेट कर रहा है, कोई भी चीज़ है, मगर बोर्ड सामने लगा हुआ होता है और बहुत हाइट पे होता है। तो आप उसके लिए क्या टूल इस्तेमाल करेंगे जिसके थ्रू आप डिटेक्ट करेंगे कि ये साइन क्या है और किसका है? बेसिकली जो हमारे पास जो गाड़ियों में कैमरेज वगैरह होते हैं ना, उसमें ही होता है कि हमने जो मॉडल इस्तेमाल करते हैं योलो V8, वो क्या करते हैं वंस इन अ लुक में पूरे आपको डिटेक्ट कर लेता है रोड को, उस हिसाब से फिर इमेजेस को रिफाइन करता है और उस पे लेबलिंग वगैरह करता है। वो इमेज को ऐसे तरीके से वो करता है कि एक नज़र ही काफ़ी है। जैसे हमारे लोगों को भी एक नज़र ही चाहिए होती है कि बंदे को जज करने के लिए। गाड़ी का ये इंजन भी जो है ये भी एक ही हकीम लुकमान के खानदान। बस वो फिर उसमें एक नज़र लेता है और उसके बाद उस पे लेबलिंग वगैरह करके उसमें फिर कैटेगराइज वगैरह लेता है, उसको आप शो करवा देता है, क्योंकि स्पीड तो ऑटोमेटिक कार में ही होती है, खुद मैनेज वगैरह होती है, तो इस हिसाब से उसको पहले ही अच्छा, जब मशीन लर्निंग में हम कोई भी डेटा डालते हैं तो ऑब्वियसली हमें एक टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, चाहे आप
पाइथन ले या कोई और प्लेटफॉर्म, जी, तो इसमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म पॉसिबल थे और आपने कौन सा यूटिलाइज किया? बेसिकली हमने पहले कॉलैब पे किया था, लेकिन कॉलैब पे थोड़े मस्त इश्यूज वगैरह आ रहे थे, क्योंकि उसमें पाकिस्तान इंटरनेट कनेक्टिविटी का जो मसला आ रहा था कि तो उसमें हमारा अभी data माशाल्लाह बार-बार break हो रहे से थे। अभी सूरत हाल भी ऐसी चले थे कि आपका इंटरनेट चलता नहीं था। जब आप कनेक्ट करना चाहें, आपको पता चला कि चलो जी व्हाट्सएप नहीं चल रहा, यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहे, तो उधर कॉल ऐप भी हम पाइथन के ऊपर ही कर रहे थे। लेकिन ये होता था कि हम कनेक्ट होते हैं, चल आगे छोड़ा, पता चला आधे घंटे बाद वाह। भाई आपको डिस्कनेक्ट हो क्योंकि गए। तो हमें इपॉक्स वगैरह ज़्यादा होती है, इमेज का डेटा होता है, तो ट्रेनिंग में टाइम भी लेता है, तो उस वजह से हमारा डेटा बार बार हो रहा था, डिस्कनेक्ट हो रहा था, तो हमें बार बार शुरू से लेके चलाना पड़ रहा था। तो हमने ये हल निकाला कि ज़ैपडेक्स से हमने लिया एक पीसी, जो हाई परफॉर्मेंस पीसी चाहिए होता है बेसिकली इसके लिए, तो हमने ज़ैपडेक्स से ही लिए वो करा। फिर उसके बाद हमने उस पर अपना मॉडल चलाया, जिसमें जुपिटर नोटबुक इस्तेमाल करा है और पाइथन इस्तेमाल करी है, जिस पे उसमें हमने पूरा मॉडल वगैरह, उसमें हमारा डेटा सेट वगैरह दिया, उसके बाद उसके रिजल्ट्स वगैरह क्या है, किस तरह उसकी परफॉर्मेंस अपग्रेड हुई है नहीं हुई, इस तरह की चीज़ें हमने उस पर देखी है। सही। अच्छा, तो आप तो बेसिकली स्टूडेंट थे कंप्यूटर साइंस, जी डीप लर्निंग और एआई किस तरह आपने उसको एक्सपीरियंस किया? इन फ्यूचर आप किस तरह इसको देख रहे हैं? क्योंकि हर जगह तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन अभी एआई वगैरह पे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती जा रही है, तो आपको क्या नजर आ रहा है? बेसिकली आप पाकिस्तानी मार्केट में देखेंगे, पहले एमएल मशीन लर्निंग वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो अब जैसे एआई बढ़ती जा रही है तो मशीन लर्निंग वगैरह की जॉब्स वगैरह भी इंट्रोड्यूस हो रही है। और दूसरे है कि एआई तो आजकल आपके फ़ोन्स में भी आ गया है। आपको इमेज वगैरह क्रॉप करनी है तो एआई के थ्रू, जैसे सैमसंग का भी जूम इन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी एआई के थ्रू, बैकग्राउंड रिमूवर वाला डिफरेंट फीचर है जो एआई के ऊपर है। तो इसलिए एआई से अब तो आपको जितना आप करीब जा रहे हैं तो आगे वाला दौर ही एआई का है। मेरा भी एक और ये था कि जैसे कोडिंग के अंदर करता हूँ, अब जैसे अब कोडिंग के अंदर भी अब मैं चैट जीपीटी इस्तेमाल करता हूँ एक को, क्योंकि आप जब नया प्रोजेक्ट जैसे हम बना रहे होते हैं तो बड़ी ख्वारी का काम होता है कि पहले डेटाबेस के सारे मॉडल्स करो, सारे मॉडल बनाने, टाइपिंग करनी है। अब एआई के अंदर ये होता है कि जीपीटी के ऊपर बस मैंने डेटाबेस स्क्रीनशॉट दी, उसने मुझे बना के दे दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। और एक और भी नई चीज़ है जो गिटहब का को पायलट है, वो आपके लिए खुद ही कोड लिखता है, तो मेरा काम खुद ही आसान कर रहे हो। मुझे कुछ मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोगों से सुना है कि चैट जीपीटी भी कभी-कभार गलतियां कर देता है। चैट जीपीटी करता है जी। नहीं, एक तो होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आप उसको किस तरह प्रॉम्प्ट दे रहे हो। अब मैं उसको मिनिमाइज प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ और सही से बता नहीं रहा, तो प्रॉब्लम ही गलत बताएगा आपको। अगर सही से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वगैरह सही दोगे, उसको प्रॉम्प्ट सही दोगे, तो फिर वो नहीं, लेकिन सही राइटिंग में सही कह रहे हैं कि कोड के लिखने के अंदर वो अभी भी एरर देता है अगर आप ज़्यादा लंबी कोड कराए। लेकिन जो दूसरा टूल जो मैं कह रहा हूँ कोपायलट जो है, उसका ये है कि वो गिटहब के ऊपर ही बना हुआ है, तो उसके अंदर जो भी गिटहब की सारी रिपोजिटरी जो पब्लिक है ना, उनका डेटा है। अब जैसे हम भी उठा रहे होते हैं प्रॉब्लम स्टैक ओवरफ्लो या उससे, तो वो गिटहब की कोड को ही रेफरेंस करते हैं। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि वो आपको फिर भी 95% ऑफ द टाइम आपको सही कोड देगा। हाँ, जाहिर सी बात है आपको अपने यूज़ केस के हिसाब से चेंज तो करना है, लेकिन मेरा काम आसान हो रहा है कि मुझे पूरा वो बाकी कोड स्ट्रक्चर वो नहीं बनाना, पर मैं लोगों की यूजर उससे गिटहब से लेके आ रहा होता है कोड्स बेसिकली उसमें। अच्छा, जब ये हम काम कर रहे थे सारी कुछ चीज़ें, तो ऑब्वियसली कोई भी काम आसान नहीं होता, और जब फर्स्ट टाइम होता है तो ऑब्वियसली वो आपके जहनों की जो भी सोच होती है उसको भी, और साथ में मुशक्कत वगैरह और गाइडलाइंस की भी बेहद ज़रूरत पड़ती है। तो ये किस कदर टफ था और इसको आसान बनाने में क्या क्या किस कदर रिसोर्सेज आपको अकोमोडेट करनी पड़ी? बेसिकली हमने जब मॉडल वगैरह, क्योंकि उसको ट्रेन करना, उसमें जब मसले वगैरह आए तो हमने सर वगैरह को, क्योंकि उसमें लाइब्रेरीज वगैरह की कुछ कमी थी, क्योंकि हमें पता ही था, फर्स्ट टाइम कर रहे थे, सीख रहे थे खुद से, तो सर शायद वगैरह ने काफ़ी हेल्प करी उसमें। उन्होंने हमें ज़्यादा अच्छा पढ़ाया कि कौन सा मॉडल किस के लिए पर्पज़ के लिए लगता है, कि कौन सी चीज़ें CNN जैसे हमारा, हमें पता ही था इमेज पे कौन सा लगेगा, तो उन्होंने बताया कि CNN के बारे में वगैरह। उन्होंने काफ़ी ऐसे अच्छी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस बताई दी कि इमेज को रिसाइज करना होता है, आपको कितनी लेयर्स रखनी चाहिए, लेयर्स की खुद डिफाइनिंग जैसे की थी। उन्होंने कहा था, खुद ही बताया था कि आप खुद ही टेस्ट कर रहे होते हो, कोई ऑब्जेक्ट आपकी वो डिफाइन नहीं होती कि हाँ इतनी लेयर्स ही रखनी है, उन्होंने कहा था। तो उसके अंदर भी उन्होंने हेल्प की थी। फिर बाद में पिछले हफ्ते भी हम जब लेके आए थे तो हमारा सही से ट्रेन नहीं हुआ था, क्योंकि उसके अंदर ये था, मसला ये हो रहा था कि हम इनपुट तो दे रहे थे इमेज की, लेकिन वो ट्रैफिक साइन के साथ, क्योंकि जो मॉडल है बेसिकली वो एक पहले से ही बना हुआ मॉडल है जो ऑब्जेक्ट्स को खुद ही डिफाइन करता है। लेकिन हमारा मसला यह था कि वो ट्रैफिक साइन के साथ बाकी चीज़ों को भी डिटेक्ट कर रहा था, सिर्फ ट्रैफिक साइन का आउटपुट नहीं है। तो सर ने फिर हमें बताया था कि आपको जो है कुछ फाइलों के अंदर चेंज करना है, वो आपसे ट्रेन करना होगा, तो उन चेंजेस करने के बाद फिर हमारा मॉडल सही हुआ। दूसरा ये था कि जब हम लोग इपोस वगैरह चला रहे थे उसमें बहुत टाइम लग रहा था, तो सर ने उसको बोला इमेज की रिसाइजिंग वगैरह करो और कुछ इमेज डेटा को रिफाइन करो, इस तरह की चीज़ें ही बताई थी। तो इसके ना काफ़ी हेल्प हुई सर। अच्छा, ये सारा करते वक्त जाहिर बात है फर्स्ट टाइम था, मतलब किस कदर फील हो रहा था कि कभी कभार बंदा बोलता है ना यार छोड़ो ऐसे यार कहाँ फंस गए हम? नहीं यार, जब ये चला रहे थे पहली दफ़ा तो क्योंकि बस
एक लाइन चलाई, क्योंकि नोटबुक पे लाइन बाय लाइन चल रही होती है ना, कोड एक साथ नहीं चल रही, लाइन चलाई 10 लाइनें लाल के आ गई, एरर आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो बहुत दफा ऐसा हुआ कि मैंने इसको कॉल करता था, मैंने कहा मैं नहीं चला रहा इसको, तो बस करो इसको। तो ये कॉल है पे यही मसला आ रहा था। मैं इसको रात को बताता कि मैं रात को चला के सो गया हूँ, सुबह देखते क्या रिजल्ट आया, और सुबह यही होता है कि मसला वो रुक गया। सुबह लाल था। इसको मैं गाली दे रहा था, मैंने कहा यार इमेज तुम्हें भी इमेज का ही लेना था, इमेज को ट्रेन करना वैसे ही मुश्किल होता है। मैंने कहा सीधा साधा नॉर्मल डेटा, नंबर का डेटा ही ले लेते, उसको फिर भी कर सकते थे। हाँ, नॉर्मल वो टेक्स्ट वगैरह तो जल्दी होता है, इमेज वगैरह में डिटेक्ट करना, उसकी पूरी ग्रीडिंग वगैरह होती है, फिर उसके बाद कहाँ ऑब्जेक्ट है उसको फाइंड करना, उसमें बहुत टाइम लगता है। अच्छा, मैंने ये सुना है कि इस तरह की चीजों पे काम करने के लिए आपको हैवी मशीनें चाहिए होती जी। जो स्पेशली जो ग्राफिक्स के जी हवाले से, जैसे पिक्सेल्स को रीड करती जी 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 ये चाहती। तो फिर इस तरह के मामलात में आप किस तरह, फिर क्योंकि एक जगह आप बता रहे हैं कि आपने यहाँ पर रैबिस की रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल जी। किया, तो आपका काम फाइनली हुआ कैसे फिर? पहले जब हम लोग कोर i7 पे, मेरा पीसी था कोर i7 पे था 9 जनरेशन पे, तो उस पे तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, उसमें काम ही नहीं कर पा रहा था, हैंग होना शुरू हो गया, वो तो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। तो हमने कोलैब का इस्तेमाल किया, हमने बोला ऑनलाइन है तो इजीली हो जाएगा, हमारी रिसोर्स लगेगी नहीं, पीसी वगैरह हैंग जो वगैरह वो उससे हम लोग बच जाएंगे। तो हमने उस पर ही किया, तो उस पर भी मसला आ रहा है, बार बार और डिस्कनेक्टिविटी। उसमें मसला ये आता था कि आपको start 5 से चलाना वीबॉक्स के पड़ता बाद जो था हमारा, 5 वीबॉक्स के बाद कोलैब कहते थे बस आपका फ्री टाइम पूरा हो गया, आप पैसे देंगे तो करेंगे। अब एक प्रोजेक्ट के लिए कौन उसकी पूरी टेड लेगा कि चलाने के लिए, वो भी पूरा भी टाइम के अंदर नहीं हुआ। कोलैब के बाद में जब देख रहा था कि सोच रहे थे कि चलो ले ही लेते हैं काम चलाने के लिए, पता चला कि 12 घंटे तक ही चलता है वो हमारा, वैसे ही 12 घंटे में वैसे ही पूरा नहीं हो रहा ट्रेन, क्योंकि अभी भी जो हमने ज़ायरस सिस्टम लिया था तो 36 आवर्स में हुआ था हमारा। वाह, पूरा ट्रेन पूरा उसमें ट्रेन। 36 मतलब आपका पैसे भी बच गए 36 आवर्स में, आपने हाँ। पाकिस्तान में रहते हुए ऐसी जी। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह आपका काम हो जी। गया। जी। अच्छा, बहुत सी चीज़ें होती है जो मशीन लर्निंग करवाने के लिए आपको चाहिए होती है, तो वो रिसोर्सेज आपने कहाँ से ली? जैसे कुछ लोगों ने गिग्सी समथिंग कुछ वेबसाइट हमें बताई कि वहाँ से उन्होंने रिसोर्सेज ली थी, जो फाइल्स वगैरह चाहिए थी, जो डेटा चाहिए होता है उसको रीड करवाने के लिए। तो आपके प्रोजेक्ट में डेटा आपने कैसे अकोमोडेट किया? बेसिकली जैसे केगल करके वेबसाइट है, केगल, वहाँ पे बहुत सारे डेटा सेट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो हमने वहाँ से डेटा सेट डाउनलोड किया था। क्योंकि उसमें खुद डेटा सेट बनाने के अंदर तो वैसे ही टाइम लगता, क्योंकि आपको ट्रेन करने के लिए सर भी कहते हैं कि इमेजेस आपको हज़ारों के अंदर चाहिए होती है। तो यहाँ पे बैठे बैठे हम खुद, एक तो आप ऑटोमेटिक सिंथेटिक डेटा बना नहीं सकते, क्योंकि सर ने ये भी कहा था, शायद ने ये भी कहा था कि आप अगर सिंथेटिक डेटा बनाते हैं तो आपके रिजल्ट्स के अंदर शक होता है, डाउट होती है कि सही हो भी नहीं हो रहा, तो इसलिए आपको रियल वर्ल्ड इमेजेस चाहिए होती हैं। तो फिर हमने कैगल पे सर्च किया इमेजेस के डेटा के ऊपर, ट्रैफिक साइन के ऊपर, उसके अंदर भी हमने ज़्यादा पुराने डेटा पे नहीं गए, क्योंकि वहाँ पे अपलोड तो मेरे ख्याल से 2007 से हो रहे हैं डेटा सेट्स अपलोड, लेकिन हमने अभी रिसेंट कोई 6 महीने पहले का ही डेटा सेट लिया था, जिसके अंदर मुख्तलिफ तरीके की तस्वीरें थी, करीब से हैं, दूर से हैं, ब्लरी हैं, फॉग के अंदर है, बारिश के अंदर है, ताकि एक ओवरऑल जनरल आइडिया बन जाए इसके ऊपर ट्रेन करने के बाद सही से पकड़ ले। तो अगर हम लोग अब खुद से डिज़ाइन करते तो हमें ये फोटोशॉप वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता, ब्लर इमेजेस भी करनी पड़ती, बहुत टाइम लगता, उसमें वेस्ट होता, तो उसमें फिर हमने ट्रेनिंग वगैरह भी करनी थी, टाइम ज़्यादा लगता, तो इससे हमने केगल से डेटा उठा लिया। सही। अच्छा, ये सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से हो चुका है, मगर इसको आप क्या देखते हैं कि अगले कितने सालों में एक कैपेबल तौर पे पाकिस्तानी लोग आवाम इसको इस्तेमाल कर सकेगी? क्योंकि ये तो अभी एक लर्निंग फेज में है, और उसके बाद ये जब प्रैक्टिस मॉड्यूल में जाएगा तो इसके ऊपर डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट अंदाज से इसको एग्जामाइन किया जाएगा। मगर जब हम देखते हैं ये सब चीज़ें बन रही हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये उम्मीद हो रही है कि आने वाले 3 से 5 सालों में पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? देखें, काफ़ी अभी जो आ रही है ऑटोमेटिक कार्स वगैरह भी आ रही हैं, अभी ज़्यादातर लोग चार्जिंग इलेक्ट्रिक वगैरह कार वगैरह पे जा रहे हैं, सेंसर वाली गाड़ियों पे, तो ये है कि पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस इंशाल्लाह हो जाएगी इस पे। इसका ना ये है कि नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अब ये जो रिसर्च चल रही है अभी से नहीं, पिछले 9-10 सालों से रिफाइन होते गई और बाहर के मुल्कों में तो अब इस्तेमाल भी हो रही है। अब ये है कि जैसे यहाँ पे भी अब BYD जैसे चाइना में कोई गाड़ी आ रही है, उसके अंदर आपका जो सिस्टम आ रहे हैं बिल्कुल एडवांस आ रहे हैं, तो इसके अंदर आराम से इनकॉर्पोरेट हो सकता है। लेकिन वही बात है कि यहाँ पे बस हमारे वाले जो भी मॉडल है इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर सकते हैं, ताकि फिर ये आपके गाड़ी को भी डिटेक्ट करे, आपके बंदे को भी डिटेक्ट करे, हैवी व्हीकल्स को भी डिटेक्ट करे, क्योंकि फिर उसके अंदर इम्प्लीमेंट करना इतना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, इस तरह के प्रोजेक्ट्स में जब हम डेटा को प्रोसेस कर रहे होते तो इसमें एक्यूरेसी लेवल कितना चाहिए? क्योंकि हमने मेडिकल वगैरह का देखा तो 95% से अबव होना चाहिए, क्योंकि आप इसमें कितना चाहिए? आप जब ड्राइविंग वगैरह पे आते हो तो सेफ्टी का माहौल आता है ड्राइवर की, तो उसमें भी होना कि 95 to 96 तो होना चाहिए मेरे ख्याल से। जो हमने किया है, हमारा भी 92 उस पर आ रही है एक्यूरेसी, तो ये कि ड्राइवर की सेफ्टी जितनी हो उतने % पे हो।
तो ये भी जो बेसिकली सिस्टम है ये आपके एक्सीडेंट प्रिवेंशन और उसके अंदर ये जान बचाने के लिए ही है, तो उसके अंदर आप कोई चांस नहीं छोड़ सकते कि हाँ आप कहें कि 85% सही हो, 80% सही हो, आप जितने हाईएस्ट पे पुश कर सके उतना ही कर सकते हैं। कैसे? सही। एनीवेज बहुत अच्छा लगा, आज आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, समझने को मिली। प्रोग्राम के एंड में मैं इतना ही कहूँगा, थैंक यू सो मच गाइस कि आपने नहीं। इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें टाइम दिया और इतने बेहतरीन डिस्कशन के साथ हमने बहुत सी चीज़ें सीखी आप लोगों से। थैंक यू सो मच सर, शायद आपके तवस्सुल से इन दोस्तों के साथ मिलने का एक मौका मिला और इतने खूबसूरत तरीन प्रोजेक्ट से आशनाई हुई कि पाकिस्तान में इन फ्यूचर क्या क्या होने को। इसी के साथ बहुत सी चीज़ों के बारे में भी हम बहुत कुछ जानेंगे इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि बहुत सारे और भी दोस्त हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड, दिस इज एफएम डिजिटल।